Hello everyone. So today we are going to solve some PYQs of chapter microbes in human welfare. क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर हमारे पास है। देखो भाई, इसमें समझाने वाली चीजें सिर्फ एक आध है, मतलब एक दो टॉपिक है वो अपना सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड। बाकी ये जो चैप्टर है ये अगर हम बात करें कि याद करने वाले कंटेक्स्ट से ज्यादा चीजें हैं इसमें। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि भाई कौन सा, जैसे साइक्लोस्पोरिन ए है, कौन से फंगस या बैक्टीरियम से ये आया है, एक्सट्रैक्ट हुआ है और क्या इसका काम होता है। मतलब काइंड ऑफ ऐसा चैप्टर है, इतना बड़ा भी नहीं है। और मतलब मैं ये बता रही हूँ स्टार्टिंग में, इसलिए ऐसा बता रही हूँ क्योंकि अभी देखो आगे जो चैप्टर ऐसे होते हैं उनमें मैं अच्छे से समझा भी देती हूँ पीवाईक्यूज में। तो इसमें एक आध बातें ही होंगी जो समझाने वाली होंगी, बाकी तो सिर्फ ऐसे आपको याद ही रखते चलना है साथ के साथ, ठीक है। कोई ट्रिक वाइज आप याद रख सकते हो, कोई न्यूमोनिक वगैरह बना के, और ऐसा लगेगा कि आगे कोई ऐसी चीज आ रही है जिसमें ऐसी ट्रिक की आवश्यकता है तो वो भी मैं आपको साथ के साथ यहाँ पे बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है? मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इनका जो है करेक्ट मैच करना है हमें यहाँ पे। लेकिन देखो, इससे पहले मैं आपको ये चारों टर्म्स जो है इनके बारे में साइड में थोड़ा सा बता देती हूँ कि इनका क्या काम होता है। अगेन इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है कि इसमें ऐसा समझाया जाए कि ये कैसे क्यों एक्सट्रैक्ट हुआ, जस्ट कुछ बेसिक बातें हैं। पहला हमारे पास दे रखा है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। स्पेलिंग रॉन्ग हो गई। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है एक बैक्टीरियम होता है ये, जो कि यूज किया जाता है ब्यूट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं, एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, जिसका नाम क्या होता है? साइक्लोस्पोरिन ए। ये एज अ इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट के तौर पे इसका यूज किया जाता है। जो मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनमें इसका साइक्लोस्पोरिन ए का यूज किया जाता है। और किससे बनता है ये? बाय फंगस। पहला बैक्टीरियम से था, ये फंगस से। क्या नाम होता है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, ठीक है। इम्यूनो सुप्रेसिव एजेंट के तौर पे इसका काम किया जाता है कि भाई ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान वो जो क्या करते, मतलब देखो अब सभी इंसान के मतलब पर्टिकुलर जो भी इंडिविजुअल होते हैं उनके अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कंसेप्ट बताया था कि भाई जो उसके ऊपर एंटीजेंस होंगे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती है। तो सेम वही चीज होती है, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है, अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल या ऐसे इन्वेडर्स बॉडी में एंटर करते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई ये मतलब जो है बॉडी के यूजफुल नहीं है, ये उसी के अगेंस्ट काम करना चालू कर देते हैं, उसको किल करना चालू कर देते हैं। अब किसी दूसरे का ऑर्गन जो है बॉडी में ट्रांसप्लांट हो रहा है तो भाई ये तो सीधा क्या करेंगे, इनके पास इनके जो रिसेप्टर्स होंगे, अगर ये इम्यून जो है इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव रहेगा उस दौरान, तो ये बिल्कुल उसको रिजेक्ट करते जाएंगे, ठीक है, रिजेक्शन होता जाएगा उसका। तो इस वजह से उस दौरान इम्यून सिस्टम को सुप्रेस कर दिया जाता है, मतलब कि उसके इफेक्ट को दबा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ये कौन से किसके द्वारा होता है? साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगी मैं किसकी, एक होता है स्टेटिन्स। ये प्रोड्यूस किसके द्वारा होता है? एक ईस्ट के द्वारा, जिसका नाम होता है मोनास्कस प्यूरपीरियस, ठीक है। और इसको एज अ ब्लड कोलेस्ट्रोल जो होते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रोल जो लोवरिंग एजेंट होते हैं उनमें काम लिया जाता है कि भाई बीपी, जो बीपी हो गया फिर कोलेस्ट्रोल का लेवल बढ़ जाता है तो उसको कम करने के लिए जो है स्टेटिन्स को यूज किया जाता है, ठीक है, स्टेटिन्स को। नेक्स्ट मैं बात करूँ ये कैसे एक्ट करता है? बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग स्पेलिंग आप देख लेना भाई, मैं स्पेलिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रही हूँ। इनहिबिटिंग का मतलब होता है बिल्कुल रोकथाम लगा देना किसी चीज के ऊपर। कंप्लीटली इनहिबिट कर देता है उस एंजाइम को जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, उसके इफेक्ट को बिल्कुल इनहिबिट कर देता है, ठीक है, उस एंजाइम के इफेक्ट को इनहिबिट कर देता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एस्परगाइलस नाइगर की, ये क्या होता है? एक फंगस है। सबसे पहले यूज किया जाता है सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए,
ठीक है, तो ये चारों पॉइंट मैंने क्वेश्चन से रिलेटेड आपको बता दिए हैं। अब आप जो है कैपेबल हो गए होगे कि आप इस मैच द फॉलोइंग को इजीली जो है कर पाओ। देख लेते हैं, कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटिलेकम क्या होगा इसका, ब्यूट्रिक एसिड अभी मैंने बताया था। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम इसका क्या होगा, साइक्लोस्पोरिन है। ठीक है, ये फंगस से बनता है। मोनास्कस पिरपिरियस ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट के तौर पे। एस्परगाइलस नाइगर सिट्रिक एसिड, अभी जो लास्ट वाला हमने पढ़ा था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट। कौन से को जो है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में रखा जाता है फर्दर सीवेज ट्रीटमेंट के लिए। अब इसमें भाई यही मतलब पूरे चैप्टर में बेसिकली यही ऐसा कंसेप्ट है जो समझने वाला है। तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में अब आपको समझा देती हूँ। पूरा सीवेज ट्रीटमेंट बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे, तो ध्यान से समझना क्योंकि इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस अब आगे आपको देखने को मिलेंगे। बाकी तो चैप्टर सारे जो है याद करने वाली चीजें हैं, इसमें समझने वाला यही है, तो अच्छे से समझ लेना इसको। देखो भाई, माइक्रोब्स इन सीवेज प्लांट। अब भाई सीवेज क्या होता है, सबसे पहले सीवेज भाई किचन से हो सकता है, किचन से आता है सीवेज। ठीक है, बाथरूम से, टॉयलेट या फिर माइक्रोब्स जितने भी होते हैं उनसे भी सीवेज प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, मतलब जो भी ये सीवेज होता है इसको पहले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के से मतलब गो थ्रू करके फिर उनको क्या है रिवर में उसको लेट गो कर देते हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रोसेस। अब ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है ये कैसे होता है ये हमें यहाँ नीचे समझना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होता है भाई, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट होते हैं इसके दौरान। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये दो ट्रीटमेंट होते हैं इसमें। अब देखो भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, इसमें होता है भाई फिजिकल, मतलब कि ये फिजिकली होता है, कोई रोल प्ले नहीं होता माइक्रोब्स का, नो रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का कोई इसमें काम नहीं होता, फिजिकली होता है। कैसे होता है कि भाई मान लो सीवेज आया, ये सीवेज है। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या होगा उसका, फिल्ट्रेशन। सीवेज का प्राइमरी ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप होगा फिल्ट्रेशन, जिसमें कि क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रिस होती है, फ्लोटिंग डेब्रिस का मतलब होता है जो तैरने वाला। ठीक है, पहले तो फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रोसेस होगा इसमें, फिल्ट्रेशन किसका होगा, जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है, बिल्कुल जो तैरने वाला ऊपर सीवेज दिखता है उसको बिल्कुल अलग कर लेंगे। ठीक है, फिल्ट्रेशन के जरिए। दूसरा प्रोसेस होता है क्या, सेडिमेंटेशन। ठीक है, दूसरा क्या होगा, सेडिमेंटेशन। इसमें क्या होगा, देखो भाई मान लो ये पूरा सीवेज है। ठीक है, यहाँ नीचे इसमें क्या है, स्टोन्स और मड या फिर उसको बोल सकते हैं पेबल्स। ठीक है, नीचे वो जो बैठने वाला जो भी सीवेज होगा जो भी होता है वो नीचे जो थोड़ा सा हैवी, आपने देखा होगा, एक गिलास पानी ले लो, उसके अंदर मिट्टी डाल दो, कुछ टाइम तक तो वो बिल्कुल ऐसे, उसको फिर अनडिस्टर्ब छोड़ दो। ठीक है, कुछ टाइम जब आप इनिशियली उसको डालोगे तो वो नीचे बैठी नहीं दिखेगी, उसको 5 मिनट के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दो, मिट्टी बिल्कुल नीचे की सरफेस में ग्लास के वहां पे मिलेगी आपको इकट्ठी हुई। तो वही सीन है यहाँ पे भाई, फ्लोटिंग डेब्रिस तो पहले अलग कर चुके थे, जो फिर नीचे स्टोन्स मड या पेबल्स बच गए उनके, देखो ये जो ये तो ठीक है, ये तो जो हमारा हो गया सीवेज का ही पार्ट है, लेकिन जो ये हो गया ना, ये बिल्कुल ऊपर अलग हो चुका है पानी अलग से, उसको बोला जाता है इफ्लुएंट, या फिर ये टर्म याद रखनी है, इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेंट इसको बोला जाता है। और जो ये बच गए, ये तीनों जो नीचे की साइड बैठ चुके हैं, इसको बोला जाता है प्राइमरी स्लज। क्या बोला जाता है, प्राइमरी स्लज। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्राइमरी ट्रीटमेंट आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं है भाई, 2 स्टेप होते हैं बिल्कुल। सीवेज जो आएगा उसको पहले फिल्ट्रेट किया जाता है, यानी कि फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रिस तैरने वाला होता है उसको अलग कर लेंगे। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन के दौरान जो नीचे बैठने वाला जो मटेरियल सब्सटेंस होता है वो नीचे बैठ जाता है, जो बीच का जो अच्छा खासा रहता है उसको बोलते हैं, मतलब जो पानी वगैरह अपना अच्छा फ्लूइड रहता है उसको बोलते हैं इफ्लुएंट या फिर सुपरनेटेड। और जो बैठने वाला नीचे इसको बोला जाता है क्या, प्राइमरी स्लज। उसके बाद देखो भाई, ये जो सुपरनेटेंट हुआ
मैं यहाँ पे 2 कंटेनर बनाने वाली हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एरिएशन टैंक होता है, यानी कि इसके अंदर एयर अच्छी खासी अमाउंट में जाती है। ठीक है, एयर पास होती है इससे। तो इसमें क्या होगा, और ये यहाँ पे होता है बीओडी। बीओडी का मतलब क्या होगा, मैं ये आपको अच्छे से बताऊंगी। बीओडी क्या होता है, ये टर्म बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये जानना जरूरी है। एक और कहीं चैप्टर में हमारे यूज होती है ये, तो मैं इसको समझाऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ये वाला समझ लो, इसके बाद ही मैं आपको ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाला टर्म जो है क्लियर करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या होगा भाई, देखो ये जो इफ्लुएंट है, ये देखो ये जो इफ्लुएंट सुपरनेटेंट मैंने बताया, ये इसके अंदर यहाँ पे होता है। ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे जो है काम करते हैं। एरिएशन टैंक है तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बैक्टीरिया है, यहाँ पे इसमें काम करेंगे। ठीक है, एक्ट करेंगे। ये इसको हम गुड बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को हम गुड बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये गुड बैक्टीरिया इस इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट में जितना भी मतलब ये जो हमारे स्टोन्स में मड पेबल्स वगैरह जो भी होते हैं, इसमें इफ्लुएंट वगैरह में बचा होता है, उसको खाने लगता है बेसिकली। ठीक है, उसको कम करने के लिए तो यहाँ पे एक ग्रुप सा, झुंड सा बन जाता है, जिसको नाम दिया जाता है क्या, फ्लोक्स। यहाँ पे वो इकट्ठा हो गया एक जगह, बेसिकली इकट्ठा हो गया, और यहाँ पे बीओडी भी कम हो गई, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पे कम हो गई है। मैं डरने की बात नहीं, मैं बताऊंगी क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। जो पहले टैंक में इसको डाला गया, ठीक है, किसको, ये जो अपना इफ्लुएंट या सुपरनेटेंट था, इससे हमें क्या मिला, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया यानी गुड बैक्टीरिया ने उसके ऊपर काम किया तो भाई वहां पे वो सारा उनको खा गए, मतलब जो उनके यूजफुल का था, और जो बच गया उसका एक ग्रुप साइड में इकट्ठा हो जाता है, जिसको नाम दिया गया फ्लोक्स। ठीक है, नेक्स्ट एक और यहाँ पे फिर टैंक से उसको अंडरगो कराया जाता है, ये होता है एनारोबिक। अब वो पीछे वाला हमारे पास एरोबिक था, इसको बोला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, इसने तो जितना भी एरोबिक मटेरियल था उसको खा लिया। अब इसमें क्या होगा, देखो नीचे की साइड यहाँ पे है एरोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे होता है भाई, क्या होता है, बायोगैस। पहले मैं लिख देती हूँ, मैं बताती हूँ। देखो जो इसमें, इसको बाद में देखेंगे, रुको पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक से बता देती हूँ। एनारोबिक जो भी बैक्टीरिया होगा, एनारोबिक बैक्टीरिया वो क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। ठीक है, जो भी मतलब और यहाँ पे फ्लोक्स और भी जो सब्सटेंस होता है उसको डाइजेस्ट कर लेगा, जितना भी एनारोबिक मटेरियल होगा। उससे फिर क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया है भाई, उसका काम तो यहीं तक था, वो क्या होगा, नीचे की साइड आ जाएगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे जो थोड़ा बहुत फ्लोक्स वगैरह यहाँ पे बना था, उससे क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा एनारोबिक, जो फिर उसके ऊपर काम करेगा, उससे बनेगी बायोगैस। बायोगैस उससे बनती है। बायोगैस से कौन सी गैस रिलीज होती है, बायोगैस में CH4, CO2, H2S और H2, ये गैस यहाँ पे रिलीज होती है, जो कि बहुत यूजफुल होती है। ये जो घरों में इसका घरों में भी इसका यूज किया जाता है, कुकिंग वगैरह के पर्पज के लिए बायोगैस का। ठीक है, तो ये इससे प्रोड्यूस होती है, और वापस से जो ये मटेरियल बच गया, ये फिर से जो है ये इस अपने एरिएशन टैंक में वापस डाल दिया जाता है, ताकि फिर से ये प्रोसीजर जो है कंटिन्यू रह सके। तो ये था पूरा सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, वापस हाँ, फिर ये जो बच गया अभी बिल्कुल ठीक है, पानी रिवर में लेट गो करने के लिए, तो इसको रिवर में वापस जो है छोड़ दिया जाता है, खो दिया जाता है इजीली। ठीक है, तो ये जो है पूरा प्रोसेस होता है सीवेज ट्रीटमेंट का। हाँ, और अब मैं आपको बताने वाली हूँ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। इसका मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ भाई, और हो सकता है उसी से क्लियर हो जाए, काफी इजी है ये। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required to completely oxidize the
ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर वाटर। देखो भाई, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड हुआ, यानी कितना जो है ऑक्सीजन की जरूरत वहां पे जो है मतलब काम ऑक्सीजन ने किया है ऑक्सीडाइज करने के लिए, जो ऑर्गेनिक मैटर होगा 1 लीटर वाटर में। भाई पानी तो 1 लीटर ही रहेगा, पानी सिर्फ 1 लीटर रहेगा। अब जरूरी थोड़ी है भाई 1 लीटर पानी आप जो है 2-3 कंटेनर कर लो अलग अलग 1-1 लीटर पानी के। अब भाई किसी 1 लीटर पानी में गंदगी कम है, दूसरे 1 लीटर में बिल्कुल प्योर है, कोई इसमें जो है गंदगी नहीं, तीसरे में बहुत ज्यादा मिट्टी और पता नहीं क्या क्या सीवेज है। तो मैटर करता है यहाँ पे जो है क्वांटिटी तो सेम रही है, अब वहां पे मैटर करेगा कि कितना ऑर्गेनिक जो है सब्सटेंस या मैटर उसके अंदर है। और जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा उसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। तो बीओडी क्या बताता है भाई, कि जितना गंदा पानी उतना हाई बीओडी, और उससे ये पता चलता है कि कितना गंदा वो पानी था। ठीक है, एज अ मतलब ये इंडिकेटर भी यूज किया जाता है बीओडी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा कि मैं इंग्लिश उसमें हिंदी में भी लिख देती हूँ एक बार इस लाइन को। देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये समझ आनी चाहिए आपको पहले ही। जितना गंदा पानी उतनी हाई बीओडी। ठीक है, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, भाई जितना गंदा पानी होगा उतना ही ऑक्सीजन बाय बीओडी ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतना ये कम होगा। ठीक है, अभी हमने पीछे देखा था सेकेंडरी या बायोलॉजिकल उसमें कि भाई वहां पे बीओडी का लेवल कम हो गया था। ठीक है, पहले एरिएशन टैंक के केस में वहां पे क्यों हुआ था, क्योंकि भाई गुड बैक्टीरिया ने वहां पे काम किया, उसको ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी था उसके अमाउंट को कम कर दिया, जिसकी वजह से बीओडी वहां पे क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो ये भाई आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब। देखो तो भाई इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा, क्या क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पुट इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर फॉर फर्दर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में किसको वापस से हमने डाला था सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, तो ये भाई हमारे पास क्या था, एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, जो सेडिमेंट था सेटलमेंट टैंक में उसको बोला जाता था एक्टिवेटेड स्लज, जो सेडिमेंटेशन के दौरान था। तो एक स्मॉल पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का वापस से एरिएशन टैंक में पंप किया गया। ठीक है, हमने देखा था। तो रिमेनिंग मेजर पार्ट जो है स्लज का वो लार्ज टैंक जिसको बोला जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला गया। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। तो इससे मतलब करेक्ट मैच यहाँ पे हमें बताना है। तो करेक्ट मैच द फॉलोइंग, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। जो माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ सेवरल हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, वो लैक्टोबैसिलस भाई कड़ की, ये याद रखना आपको। ठीक है, लैक्टोबैसिलस कड़, सैक्रोमाइसिस सर्विशी, ये भाई उसका अपना आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन ब्रेड। ठीक है, और एस्परगाइलस नाइगर इसका आएगा थर्ड, सिट्रिक एसिड, ये पीछे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा था। और इसमें एसिटोबैक्टर एसिटी में क्या आएगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। अभी हम पढ़ के आए हैं फर्स्ट क्वेश्चन में भाई स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इन सीवेज ट्रीटमेंट रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड को, कौन सा इसमें से रिमूव करता है, तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ठीक है, देखो जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो एक फिजिकल प्रोसेस होता है जो इन्वॉल्व करता है 2 प्रोसेस, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन बिग सॉलिड वेस्ट का। तो उसी को क्या बोलते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड। सॉलिड को कौन वेस्ट करता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में ही तो होता है ना, वो टर्शरी तो ट्रीटमेंट होता ही नहीं कोई। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड फॉर द प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है भाई, मिथेनोबैक्टीरियम पेंस, ये ठीक है। सी हमारा जो है इसमें करेक्टली मैच्ड है 6 का। ठीक है, जो सैक्रोमाइसीज सर्विशी होती है, ये कॉमनली इसको ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है भाई। अगर आपको ना पता हो तो मैं बता देती हूँ, ब्रीवर्स ईस्ट आगे क्वेश्चन में आए तो कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या करता है, फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन कोज करता है और उससे इथेनॉल बनता है आगे। ठीक है, एसिडोबैक्टर ये हम पढ़ के आ चुके हैं अभी, पेनिसिलियम नोटिटम ये होती है एंटीबायोटिक। ठीक है, ये सिट्रिक एसिड, मिथेनोबैक्टीरियम मिथेनोजन। ठीक है, नेक्स्ट है गट्स ऑफ काउ एंड बफेलो
पोजेसिस, जो गट्स होती है काउ और बफेलो की, वो क्या पोजेस करती हैं? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका मिथेनोजेंस। आपको शायद आप पहले पढ़ते भी आ रहे होंगे। काउ और बफेलो, देखो इतनी बात बताओ कि आपको ये पता है कि भाई गोबर से मीथेन गैस बनती है, तो गोबर काउ और बफेलो ही तो करेंगी भाई, ठीक है। तो डंग से यानी मिथेनोजेंस, तो इससे आप बिल्कुल इजिली इसको याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, विच गैसेस आर प्रोड्यूस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के दौरान कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है? भाई मैंने बताया था मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2। H2S है इसका मतलब, मीथेन थी और अपनी CO2 थी, ठीक है। तो ये गैसेस मैंने वहां पे लिखवाई थी अलग से, आपको पता होना चाहिए। ऑक्सीजन तो नहीं होती प्रोड्यूस भाई बिल्कुल भी, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ मीथेन तो बिल्कुल मेजर है, वही कैसे निकल गई? मीथेन एंड CO2 नहीं, H2S भी आनी चाहिए। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट जो बायोगैसेज होती हैं प्रोड्यूस्ड विच इंक्लूड, अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन है भाई, क्या इंक्लूड करती है? ये करेक्ट ऑप्शन इसका डी है, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, CO2। भाई बिल्कुल सेम टू सेम पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा। गुड प्रोड्यूसर सिट्रिक एसिड का क्या होता है, कौन सा होता है? तो भाई वो होता है एस्परगाइलिस, ठीक है। देखो एक गुड सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड को हम एस्परगाइलिस नाइगर होता है वो, ये क्या होती है? एक फंगस होती है, मैंने लिखवाया था फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने कहा था याद रखना। और सिट्रिक एसिड के अलावा ऑक्जेलिक एसिड, गैलिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड भी एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं इस फंगस से, ठीक है। मोनास्कस पिरपिरियस एक ईस्ट है जिसका यूज किया जाता है कमर्शियली इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है कमर्शियली? तो करेक्ट ऑप्शन इसका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टेटिन्स है। आप जानते हो इससे जो है ये जो ब्लड स्टेटिन्स जो होता है ये किससे एक्सट्रैक्ट होता है? मोनास्कस पिरपिरियस से, ठीक है। एक ईस्ट होती है जिसका यूज किया जाता है प्रोडक्शन ऑफ स्टेटिन्स विच आर यूज्ड इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल। और जो स्टेटिन्स होते हैं भाई ये एक ड्रग की क्लास होती है जिसको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, और इज ऑल्सो नोन एज, इसको HMG, हालांकि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, HMG कोएंजाइम A, मतलब इस नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे इसका नाम होता है रिडक्टेज इनहिबिटर्स, ठीक है। पूरा नाम मतलब दूसरा नाम इसका ये भी बोल सकते हैं भाई HMG CoA रिडक्टेज इनहिबिटेज, ठीक है, इनहिबिटर्स, ठीक है। ये वर्क करता है किसमें? लीवर के अंदर, क्या प्रिवेंट करने के लिए? कोलेस्ट्रॉल के फॉर्मेशन, ठीक है। लीवर में कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन नहीं होने देता ये, तो ये रिड्यूस कर देता है कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को जो सर्कुलेट करता है ब्लड में। स्टेटन्स मोस्ट इफेक्टिव होते हैं लोअरिंग जो LDL, मतलब LDL का मतलब होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लोअर करने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये। और किसमें मदद करते हैं? ट्राइग्लिसरीड्स। ट्राइग्लिसरीड का मतलब क्या होता है भाई? मैं ये बता देती हूँ आपको। ट्राइग्लिसरीड्स का मतलब होता है ब्लड फैट्स जो होता है उसको भी लोअर करने में काम करते हैं। एंड रेज HDL, HDL का मतलब होता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। भाई कोलेस्ट्रॉल दो टाइप का होता है, एक गुड होता है एक बैड होता है। कुछ कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए मस्ट है, ठीक है। और बैड वाला जो होता है ये जो ज्यादा ऑयली फूड खाने से, ज्यादा जो फैटी फूड खाने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करता है ब्लड फैट्स एंड ट्राइग्लिसरीड को भी, ग्लिसरीड्स को भी लोअर करता है। एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल में लाया गया जिसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन इज नॉर्मली इमीडिएटली गिवन, तो उसको क्या दिया जाएगा मतलब इमीडिएट केस में, ठीक है। उसको ये कंडीशन हो गई है, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका बी होगा, स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज एक इमीडिएटली गिवन डिजोल्व जो मतलब ये होती है, मतलब उसमें दी जाती है, सॉरी इमरजेंसी की जो कंडीशन होती है, इमरजेंसी की कंडीशन में जो है इसको स्ट्रिप्टोकाइनेज को दिया जाता है। ये डिसोल्व कर देती है थ्रोम्बस को जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कंटेन करता है। देखो थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या होती है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या करती हैं? डिसोल्व करती हैं ब्लड क्लोट्स को। अब ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है भाई? इसको आप बोल सकते हो बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाना हार्ट में, ठीक है। हार्ट अटैक या फेलियर का इसको बोल सकते हो आप। किसकी वजह से होता है? ब्लड क्लोट्स की वजह से, ठीक है। वो जिसको क्या बोलते हैं खून के धक्के से वो वहां पे जम जाते हैं, ठीक है। आर्टरी वगैरह, आर्टरी को ब्लॉक कर लेते हैं। तो उस केस में तो ये क्या करते हैं? डिसोल्व कर देते हैं उन ब्लड क्लोट्स को, ठीक है। किसको एक्टिवेट करके? प्लास्मिनोजन को, ठीक है। प्लास्मिनोजन को एक्टिवेट करके ब्लड क्लोट्स को डिसोल्व कर देते हैं, जो कि विच फॉर्म्स आ क्लीव्ड प्रोडक्ट कॉल, जिससे कि क्या बनता है? एक प्रोडक्ट प्लास्मीन। प्लास्मीन क्या है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो किस चीज में कैपेबल होता है? जो क्रॉस लिंक होता है फाइब्रिन मॉलिक्यूल के बीच में। क्रॉस लिंक जो फाइब्रिन मॉलिक्यूल के बीच में होता है उसको क्या करता है? खत्म करता है, ब्रेक डाउन करता है, जो प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड क्लोट्स, ठीक है। ब्लड क्लोट्स को जो है डिसोल्व करने में जो मदद करता है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन, जिससे कि फिर शायद मतलब आर्टरी जो है, आर्टरी की ब्लॉकेज खुल सके और ये जो है इमीडिएट कंडीशन में पेशेंट को बचाया जा सके। साइक्लोस्पोरिन तो इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पे, पेनिसिलिन तो भाई एक नॉर्मल एंटीबायोटिक है, स्टेटिन्स नहीं होता, ठीक है।
नेक्स्ट है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट किसके प्रोडक्शन में यूज किया जाता है ईस्ट का? ब्रेड और बियर, ठीक है, ईस्ट का यूज किया जाता है ब्रेड और बियर। सैक्रोमाइसिस जो सर्विशी होती है एक ईस्ट है जिसका यूज किया जाता है मेकिंग ब्रेड, यानी इसको हम बेकर्स ईस्ट भी बोल सकते हैं, ब्यूअर्स ईस्ट, बेकर्स ईस्ट, ठीक है। और कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, और कॉमर्शियल प्रोडक्शन किसका? इथेनॉल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कैरिंग आउट बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट डिसीज यूजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स की मदद से हम जो है पेस्ट और डिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, इनमें से कौन सा एग्जांपल इसका करेक्ट है? तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका 14 ट्राइकोडर्मा स्पीसीज अगेंस्ट सर्टेन प्लांट पैथोजेंस, इसका 14 का एक करेक्ट ऑप्शन है। बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वो क्या डेवलप किस चीज के डेवलपमेंट में यूज किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट को कम करने के लिए। वो कौन सी है? फंगस ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज क्या होती है? फ्री लिविंग फंगाई होती है जो कि बहुत कॉमन होती है रूट इकोसिस्टम में। कौन सी? ट्राइकोडर्मा। तो ये क्या होती है? इफेक्टिव बाय कंट्रोल एजेंट होती है सेवरल प्लांट पैथोजेंस के लिए। पैथोजेंस वो होते हैं, पैथोजेंस का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज इन लार्ज सिटीज, डोमेस्टिक सिटीज वो अपना सीवेज जो होता है लार्ज सिटीज में, तो इसके रिगार्डिंग करेक्ट क्या है? इस प्रोसेस्ड बायोरोबिक एंड देन एनारोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल वही भाई अपना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहे हैं। हाई बियोडेट कंटेंट बोथ, नहीं ये इसकी कुछ करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। एसटीपीज डू नॉट रियली रिक्वायर द, ये गलत है। हैव वेरी हाई अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड, गलत है भाई, ये बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैविंग टू ब्लैंक्स ए एंड बी, एक ड्रग जिसका यूज किया जाता है फॉर डैश पेशेंट इज ऑब्टेन फॉर स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म डैश, तो यहाँ पे करेक्ट द वन करेक्ट ऑप्शन फॉर द टू ब्लैंक्स इन, इनके लिए ए और बी, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन भाई इसका बी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए ट्राइकोडर्मा, बिल्कुल करेक्ट है। हार्ट के लिए पेनिसिलिन नहीं था, पेनिसिलियम नहीं था, हमने पीछे देखा था, कौन सा था वो? स्ट्रिप्टोकाइनिस, ठीक है। स्वाइन फ्लू के लिए मोनास्कस नहीं, ये तो खुद एक ये नहीं है। एड्स के लिए शूडोमोनास, गलत है भाई, एड्स का शूडोमोनास से क्या ही ताल्लुक है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हमारे पास 16 का बी है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक स्पीसीज होती है फाइलामेटिस फंगी की। साइक्लोस्पोरिन ए जो है इम्यूनोसुप्रेसिव ड्रग होते हैं जो ऑब्टेन होती है ट्राइकोडर्मा से, ठीक है, और यूज किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। साइक्लोस्पोराइन क्या करती है भाई? साइक्लोस्पोरिन की मैं बात करूं थोड़ा सा, ये स्टॉप करती है व्हाइट ब्लड सेल्स को अटैक करने के लिए ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन में। जो मैंने आपको बताया था भाई इम्यून सिस्टम में जो हमारे डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी भी फॉरेन इन्वेडर को मतलब ऐसे भाप लेते हैं, ऐसा लगता है कि भाई नहीं ये इनकी बॉडी का नहीं है, फॉरेन कोई भी पार्टिकल है, उसको उसके अगेंस्ट अटैक करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं इसमें, साइक्लोस्पोरिन क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है अटैक करने से रोकता है। ये क्या करता है? उसका जो इम्यून सिस्टम होता है बॉडी का, ठीक है, उसको वीक कर देता है ताकि जो व्हाइट ब्लड सेल है वो फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट काम ही ना कर पाए। ये मैंने आपको पहले समझा दिया था। विच वन द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग मैच, रॉन्ग मैच यहाँ पे बताना है एक माइक्रोब की और उसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की, वाइल द रिमेनिंग 3 बाकी 3 करेक्ट हैं। तो इसमें रॉन्ग हमारे पास है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ये लैक्टिक एसिड नहीं, ब्यूट्रिक एसिड, पहले फर्स्ट ही क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया था, ठीक है। ब्यूट्रिक एसिड, ईस्ट स्टेटिन्स, ये बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, एस्परगिलस। इथेनॉल इज कॉमर्शियली प्रोड्यूस थ्रू अ पर्टिकुलर, ये भाई चौथी बार क्वेश्चन आ रहा है इससे रिलेटेड, बस थोड़ा सा घुमा फिरा के। सैक्रोमाइसिस सर्विशी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रोंगली मैच्ड, इनमें से रोंग कौन सा है ये बताना है भाई। करेक्ट ऑप्शन इसका ये अल्कोहल नाइट्रोजिनियस नहीं होता, अल्कोहल और नाइट्रोजिनियस पेयर रोंगली मैच्ड है क्योंकि इथेनॉल प्रोड्यूस करता है अल्कोहल को, इथेनॉल से प्रोड्यूस होता है भाई अल्कोहल, ठीक है। फ्रूट जूसेस पेक्टिनेज, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक में ऐसा लिखा, मतलब ऐसे ही दे रखा है, ठीक है, याद रखना। टेक्सटाइल, अमाइलेज, डिटर्जेंट, लाइपेज, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 20th क्वेश्चन की बात करेंगे। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम हैज प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर, मतलब किसके लिए यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है? तो करेक्ट क्वेश्चन डी है, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ सोइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस। देखो ट्राइकोडर्मा हार्जियनम जो है उस एक मतलब हैज बीन प्रूव्ड अ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, जो कि कुछ सोइल बोर्न प्लांट पैथोजेंस होते हैं। ट्राइकोडर्मा हार्जियनम क्या है? एक फंगस होता है जिसका यूज किया जाता है एक फंगाइसाइड के तौर पे भी, ठीक है। इसको यूज किया जाता है फॉर फोलियर एप्लीकेशन, यानी कि इसका मतलब होता है कि सीड के ट्रीटमेंट के लिए या फिर सोइल का ट्रीटमेंट के लिए, ताकि वो सुप्रेस कर सके बहुत सारे जो डिसीज कॉजिंग फंगल पैथोजन होते हैं उसके इफेक्ट को कम कर सके। कमर्शियल बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की बात करूं जैसे कि आता है 3 टैग, ठीक है, इसको यूजफुल माना गया है किसके ट्रीटमेंट में? बोट्रियाइटिस, फ्यूजेरियम,
पेनिसिलियम स्पीसीज, इसके यूज में इसको सक्सेसफुल माना गया है। ऑल्सो फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम्स, ठीक है। तो ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, जस्ट मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी है। और एक और बात बता देती हूँ, जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं ट्राइकोडर्मा स्पीसीज के, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बायो रेमिडिएशन ऑफ सोइल में, यानी कि उसकी वापिस से फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, जो कि कंटेमिनेटेड होती है किससे, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड से। इनके पास एक एबिलिटी होती है कि ये डिग्रेड कर सके एक वाइड रेंज, मतलब काफी जो बड़ी रेंज है इंसेक्टिसाइड्स की, उसको डिग्रेड कर सके, ऑर्गेनोक्लोराइंस को, ऑर्गेनोफॉस्फेट को और कार्बोनेट्स को, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे 21st क्वेश्चन की। जो मॉडर्न डिटर्जेंट है वो कंटेन करते हैं एंजाइम प्रिपरेशन ऑफ, मॉडर्न डिटर्जेंट में कौन से एंजाइम की प्रिपरेशन होती है वो बताना है। तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका एल्कली फाइल्स होता है। मॉडर्न डिटर्जेंट कंटेन करते हैं एंजाइम्स प्रिपरेशन ऑफ एल्कली फाइल्स, ठीक है। एल्कली फाइल्स क्या होती हैं भाई, ये जो है अल्कलाइन, जो भी इन्वायरमेंट होता है जैसे कि सोडा लेक्स या फिर अल्कलाइन सोयल, उसके ऊपर ये रहती हैं। जो पीएच लेवल होता है अल्कलाइन सब्सटेंस का, वो कितना होता है भाई, 9 से लेकर 11 तक। कितना होता है, 9 to 11 होता है पीएच स्केल पे। तो एल्कली फाइल्स जो होती हैं वो एक एल्कलाइन लेवल अबाउट कितना, पीएच 9 सेल्स के अंदर, तो ये जो है पीएच 9 होता है इनका, ठीक है। और बट इन्वायरमेंट के पास इनका जो है हायर लेवल ऑफ एल्कलिनिटी होता है। तो एल्कलाई फाइल्स क्या है, एक राइट पीएच लेवल को जो है मेंटेन रखते हैं, क्या, पंप करके हाइड्रोजन आयंस को बाहर की साइड एट द राइट रेट, ठीक है। अंदर कैसे उनका मेंटेन रहता है राइट पीएच, वो अपने जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं उनको बाहर की तरफ पंप करते रहते हैं एक राइट रेट पे। तो एल्कली फाइल्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करेंगे, ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ, किससे बना है ये, करेक्ट ऑप्शन भाई इसका है इकायरिया। देखो ह्यूमन इंसुलिन इज बीइंग कमर्शियली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ ट्रांसजेनिक स्पीसीज ऑफ ई कोलाई, जिसको बोल सकते हैं आप। ये एक बैक्टीरियम होता है जो कि कमर्शियली कहाँ पे फाउंड होता है, जो लोअर इंटेस्टाइन होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की, वहां पे मिलता है ई कोलाई। तो जो बैक्टीरिया है कैन ऑल्सो बी ग्रोन इजिली, उसको इजिली हम ग्रो करा सकते हैं। उसके जो जेनेटिक्स है वो कंपेरेटिवली काफी सिंपल और ईजी होते हैं समझने में, ठीक है। तो मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड प्रोकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म, तो इसने क्या, इसको एक अच्छा स्टडी के कंटेक्स्ट में प्रोकैरियोटिक मॉडल ऑर्गेनिज्म अच्छा खासा है। और इसके पास इंपॉर्टेंट स्पीसीज भी होती है बायोटेक्नोलॉजी में। तो ई कोलाई भी आप इसको बोल सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जिक्र होता है ई कोलाई का। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, तो भाई करेक्ट ऑप्शन इसका है सी, लाइव माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट होते हैं। प्रोबायोटिक्स का आर डिफाइंड एज लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो इंक्लूड करते हैं भाई जैसे कि लैक्टोबैसिलस स्पीसीज हो गई, ठीक है, बायोफाइटोबैक्टीरियन स्पीसीज हो गई, ईस्ट हो गए, जो कि बेनिफिशियल होते हैं किसके लिए, अफेक्ट द होस्ट अपॉन इंजेक्शन बाय, उनका बैलेंस जो है इंटेस्टिनल माइक्रोफ्लोरा का उसको बैलेंस करते हैं। डाइटरी यूज जो होता है लाइव ऑर्गेनिजम्स का, उनकी एक मतलब काफी बड़ी हिस्ट्री है उसकी, तो खैर ठीक है, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, सी है। इसकी बेसिकली डेफिनेशन है ये, और डेफिनेशन ये आपको याद रखनी है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रोंगली मैच्ड, इसमें बताना है कि रोंगली मैच्ड पेयर कौन सा है। तो भाई सी है कोलीफॉर्म्स विनेगर, ये गलत है। देखो ये बिल्कुल ठीक है, स्ट्रिप्टोमाइसिट्स बिल्कुल ठीक है, मिथेजियस कोपर गैस बिल्कुल ठीक है, ये गलत है भाई विनेगर वाला। देखो कोलीफॉर्म्स क्या होते हैं, एक ब्रॉड क्लास होती है बैक्टीरिया की, क्या होती है, बैक्टीरिया की एक ब्रॉड क्लास होती है ये, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट में पाई जाती है। इंक्लूड करते हैं जो फीसिस होता है मैन, यानी जो एक्सक्रीटा होता है मैन का, या फिर जो भी अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वहां पे भी ये पाया जाता है कोलीफॉर्म्स। तो जो प्रेजेंस होती है कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की ड्रिंकिंग वाटर में, वो इंडिकेट कर सकती है पॉसिबल प्रेजेंस हार्मफुल डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो विनेगर नहीं होगा इसका। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से फिर इनकरेक्ट मैच बताना है। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, सेरिटिया ड्रग एडिक्शन, गलत है ये तो, ठीक है भाई पीछे भी था अभी। स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन होता है। राइजोबियम एज अ बायो फर्टिलाइजर इसको यूज किया जाता है, ये शायद आप नेक्स्ट चैप्टर या फिर इससे जो प्रीवियस चैप्टर है वहां पे भी पढ़ते हो। सेरिटिया ड्रग एडिक्शन ये गलत है भाई। राइजोबियम एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, इस वजह से इसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है। स्ट्रिप्टोमाइसिस की बात करूँ, ये सोर्स होता है स्ट्रिप्टोमाइसिन का, ठीक है। और स्पाइरुलिना की बात करूँ, एक रिच सोर्स होता है विटामिन B1 का और प्रोटीन का, ठीक है, विटामिन B1 का भी, और सिंगल सेल प्रोटीन होता है ऑब्वियसली। तो सेरिटिया की अगर मैं बात करूँ तो ये एक जीनस होता है ग्राम नेगेटिव फैक्युलेटिवली एनारोबिक रोड शेप्ड बैक्टीरिया का, ठीक है।
और जो है ये मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है, इसकी जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज होती है इसमें होती है एस मार्सिनसिस इज नॉर्मली द ओनली पैथोजन जो कि यूजुअली कोज करती है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, और नोसोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है भाई? ये ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो अक्वायर होते हैं किस प्रोसेस के दौरान? रिसीविंग हेल्थ केयर, जो कि प्रेजेंट नहीं होती एडमिशन टाइम के दौरान। ठीक है, इसको बोलते हैं मतलब जो है क्या बोला जाता है? नोसोकोमियल इन्फेक्शन। मतलब कि अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया तो मैं बता देती हूँ। मान लो कि आप एक हेल्थ केयर फैकल्टी में जो है एडमिट हो गए, उस दौरान जो भी इन्फेक्शन आपको हो जाता है उसको बोला जाता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, अब शायद आपको समझ आया होगा, बिल्कुल मैंने इजीली बता दिया आपको। नेक्स्ट बात करेंगे 26 क्वेश्चन की। डफ कैप्ट, डफ का मतलब होता है भाई जो आटा गूंदा हुआ आटा होता है। ओवरनाइट इन वार्म वेदर, उसको गर्म वेदर में, जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें ओवरनाइट आप छोड़ दो, बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाता है। किसी वजह से ऐसा होता है, तो भी करेक्ट ऑप्शन इसका बी है, फर्मेंटेशन हो जाती है उसकी। डो, अगर डो को आप ओवरनाइट रखोगे एक वार्म यानी गर्मी के टाइम में बिल्कुल वार्म वेदर में, वो सॉफ्ट और स्पंजी इस वजह से होता है फर्मेंटेशन की वजह से। ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन क्या है भाई? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है ये। फर्मेंटेशन क्या होता है? एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जो कि शुगर को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एसिड में या फिर गैसेस में या फिर अल्कोहल में। ठीक है, शुगर को एसिड, गैसेस या फिर अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ये ईस्ट और बैक्टीरिया में होता है, लेकिन ऑल्सो इन कुछ ऑक्सीजन स्टार्व्ड मसल सेल्स भी होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है कुछ मसल सेल्स में। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान जो होता है, जैसे कि आप भाई काफी स्ट्रेनियस वर्कआउट करते हो, उस दौरान लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होती है आपके मसल्स में, जहाँ पे ऑक्सीजन की स्टार्वेशन होती है यानी कमी होती है, उस दौरान भी हो सकता है। तो जो फर्मेंटेशन होती है वो डफ में क्या कोज करती है? कन्वर्जन शुगर का एसिड या फिर अल्कोहल में और CO2 में, जो कि डफ को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फर्मेंटेशन है। टर्म एंटीबायोटिक्स वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, किनके द्वारा यूज की गई थी भाई? ये टर्म वॉक्समैन के द्वारा, ये याद रखना आपको। टर्म एंटीबायोटिक्स वाज कॉइन्ड बाय वॉक्समैन, बट फर्स्ट नॉन एंटीबायोटिक, लेकिन जो पहली नॉन एंटीबायोटिक थी उसका नाम था पेनिसिलिन, जो एक्सट्रैक्ट किनके द्वारा हुई थी? एक फंगी के द्वारा जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1944 में। ठीक है, यूज इन्होंने की थी, लेकिन फ्लेमिंग का जब जिक्र आएगा कब आएगा कि इन्होंने जो पहली नॉन एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन, उसको एक्सट्रैक्ट किया था फंगाई में से। कौन सी फंगी? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, 1944 में। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं भाई? केमिकल होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनको प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करने में मदद करते हैं। अबाउट 2300 मतलब 2300 के करीब जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई है सो फar। जैसे एग्जाम्पल स्ट्रिप्टोमाइसिन में से एक एंटीबायोटिक है, स्ट्रिप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये सारी क्या है? एंटीबायोटिक्स है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड इट बिकम्स पोरस ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन की वजह से ऐसा होता है? किसकी? ब्रेड की फॉर्मेशन के दौरान ये पोरस मतलब बहुत ही सॉफ्ट सा हो जाता है। पोरस और ऐसे मतलब जिसमें ऐसे छिद्र से होते हैं, आपने देखा होगा, ये मान लो ब्रेड है उसमें ऐसा ही तो होता है ना कुछ। ठीक है, तो बहुत ही मतलब बहुत ही माइन्यूट होते हैं, इतने बड़े बड़े नहीं दिखते, बिल्कुल माइन्यूट से होते हैं। तो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिलीज ऑफ CO2 बाय एक्शन ऑफ, कौन से जो है पैथोजन के माइक्रोब्स के जो है एक्शन की वजह से ऐसा होता है वो बताना है। करेक्ट क्वेश्चन इसका ईस्ट है भाई। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं, ईस्ट से ब्रेड, इथेनॉल वगैरह बनता है, तो अब तक तो ये चीज अंडरस्टूड हो जानी चाहिए थी। ठीक है, जो सैक्रोमाइसिस सर्विशी होती है उसको एज बेकर्स ईस्ट भी हम रेफर करते हैं। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है इथेनॉल की स्टार्च से इज ब्रोट अबाउट बाय, किसके द्वारा होती है? ये भी हम कर चुके हैं, सैक्रोमाइसिस सर्विशी। भाई ये ईस्ट तो है, इससे तो इथेनॉल बनता है। काफी देखो भाई वही वही सेम चीज आ रही है, बस थोड़ी सी वो चीजें उसकी जो पूछने का तरीका है उसमें डिफरेंस है, बाकी वही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन सिट्रिक एसिड? भाई ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट क्वेश्चन में मैं ये बात बताने लगी थी, एज पर गाइडलाइंस नाइगर, याद हो जाना चाहिए अब तक आपको। ईस्ट जो सैक्रोमाइसिस सर्विसी होती है उसका यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन में? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, किसके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज किया जाता है भाई? इथेनॉल। कितनी बार आ चुका है। विच वन इज नॉट ट्रू? ट्रू नहीं है। एंटीबायोटिक्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बतानी है। तो देखो भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हमारे पास 32 की
सी है, हर एक एंटीबायोटिक जो है इफेक्टिव होती है ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर, नहीं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्म के अगेंस्ट सिर्फ एक्टिव नहीं होती। ईच एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, सिर्फ एक काइंड ऑफ जर्म के लिए नहीं भाई, सेवरल भी हो सकते हैं। टर्म एंटीबायोटिक वाज कॉइन्ड बाय, ये बिल्कुल ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या था ऐसा, वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक, बिल्कुल ठीक है। कुछ पर्सन कैन बी एलर्जिक टू, बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई, कुछ लोगों को एलर्जी होती है कुछ प्रकार की एंटीबायोटिक से। ऑर्गेनिज्म जो है जिसका यूज किया जाता है अल्कोहल फर्मेंटेशन के लिए, क्या नाम होता है भाई, डी सर, ये इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसी। नेक्स्ट बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट मिथेनोजेंस इज नॉट करेक्ट। मिथेनोजेंस आप जानते हैं जो मीथेन गैस से बनते हैं, ठीक है, उनको हम मिथेनोजेंस बोल देते हैं। इसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो ये है ग्रो एरोबिक, नहीं भाई एरोबिकली ग्रो नहीं करते, और ब्रेक डाउन सेलुलोज रिच फूड, ये गलत है। मीथेन गैस कैन बी यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस फाउंड इन, ये बिल्कुल ठीक है। देखो भाई मिथेनोजेंस जो है एरोबिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मीथेन को रिलीज करते हैं एक वेस्ट प्रोडक्ट के मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे उसको रिलीज करते हैं ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 35th क्वेश्चन की, अमंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ माइक्रोब्स विच पेयर हैज बोथ माइक्रोब्स दैट कैन बी यूज्ड एज, जो कि बायो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। तो भाई देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, साइनोबैक्टीरिया एंड राइजोबियम, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, पहले ये चीज थोड़ी सी समझ लो। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एनरिच होते हैं, किसमें, दैट एनरिच न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोइल, ठीक है, न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो होती है सोइल की उसको बढ़ा देते हैं। और जो मेन सोर्स होता है बायो फर्टिलाइजर्स का वो कौन से होते हैं भाई, बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल होता है एनाबीना, नोस्टोक एटसेट्रा, ठीक है, ये एग्जाम्पल होते हैं। और राइजोबियम जो होती है वो क्या होती है, ये फॉर्म रूट मॉड्यूल्स, जो लेगुमिनियस प्लांट होते हैं उसमें जो रूट के मॉड्यूल्स बना देते हैं, ठीक है, ऐसे ये रूट है उसमें मॉड्यूल्स, तो इसको बोलते हैं राइजोबियम। तो एबल होते हैं ये क्या, इनके मतलब किस चीज में सक्षम है ये एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में, जो कि यूज किया जाता है प्लांट के द्वारा एज न्यूट्रिएंट्स। तो राइजोपस और एस्परगाइलस यूज किए जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ अदर कंपाउंड ऑफ ह्यूमन बेनिफिट। ये जो हमारे पास क्या दे रखा है, एस्परगाइलस और ये राइजोपस जो दे रखा है इसका काम होता है किसमें, अदर कंपाउंड जो होते हैं ह्यूमन बेनिफिट के उसके प्रोडक्शन में, ये इस वजह से इनकरेक्ट है। तो डी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है राइजोबियम। तो यहाँ पे आप देख सकते थे राइजोबियम जो दो में था, मैंने एक ऊपर हमारे पीवाईक्यू में मैंने डिस्कस किया था राइजोबियम से। सबसे पहले तो आपको ये दो ऑप्शन बिल्कुल एलिमिनेट कर देने थे क्योंकि इनमें राइजोबियम नहीं था, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर का नाम आते ही राइजोबियम वहाँ पे नहीं था, तो ये तो समझ गए थे, दो एलिमिनेट हो गए थे, 50-50 का रेशियो यहाँ पे था। अब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि राइजोपस जो है ये ह्यूमन कंपाउंड बनाने के लिए, मतलब कोई और ह्यूमन बेनिफिट में बेनिफिशियल कंपाउंड बनाने के लिए यूज किया जाता है अलोंग विद एस्परगाइलस। तो साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम जो है यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका बच गया। उम्मीद है आपको जो है ये पीवाईक्यू समझ आए होंगे। चैप्टर भाई मैं अगेन कह रही हूँ, जब तक याद नहीं होगा अच्छे से, ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने वाली है, तब तक शायद आप पीवाईक्यू सोल्व ना कर पाओ, क्योंकि समझाने वाली इसमें एक दो बातें ही थी जो कि वो अपना सीवेज ट्रीटमेंट से रिलेटेड होता है। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।